हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का परम क्लासेस चैनल के इस अभूतपूर्व मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हर रोज एक नए टॉपिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जो कि आपके और हमारे हर किसी के लाइफ का एक अहम हिस्सा है और हम आए दिन करप्शन के, भ्रष्टाचार के शिकार होते रहे हैं। लेकिन हम में से किसी को, बहुत ही कम को ये पता होगा कि हमारे लिए, हमारे हर एक नागरिक के लिए, जो भारत का हर एक नागरिक है, उसके लिए बहुत अच्छी एक सुविधा कर रखी है सरकार ने। और उसके बारे में यदि हम नहीं जानेंगे तो हम आए दिन भ्रष्टाचार और करप्शन के शिकार होते रहेंगे और होते रहे हैं। दोस्तों, जिसके लिए समाज सेवी अन्ना हजारे ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए कई लोग, या यूं कहें कि कई समाज सेवी शहीद भी हो गए, ऐसी क्या वो संस्था है, क्या पद है, क्या व्यक्ति है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसको जानने से पहले हम उसे कैसे लागू कर सकते हैं, उसके लिए हमें 5 चीजों की जरूरत होनी चाहिए। 5 यदि हमारे अंदर चीजें हैं तो हम उस चीज को अपना कर लागू करवा सकते हैं, यदि हमारे अंदर ये 500 चीजें हो। तो दोस्तों, 500 चीजें कौन सी है? पैशन, डू विद पैशन और नॉट डू एट ऑल। मतलब हमारे अंदर पैशन होना चाहिए किसी काम को करवाने का, करने का। या तो पैशन है तो करो, एक जुनून के साथ करो, नहीं तो कुछ नहीं करना है। करना है तो जुनून के साथ, जुनून के हद के पार करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। दूसरा है फोकस, स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन कॉन्क्योर एंड बैटल। मतलब यदि आपके अंदर फोकस है, किसी पॉइंट पे फोकस करना हो, कैसे आएगा? स्ट्रॉन्ग विल पावर। यदि आपको किसी चीज पे फोकस करना है तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मैक्स यू ग्रेट। दोस्तों, जितना ज्यादा आदमी सिंपल होगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यदि मूल मंत्र आपके अंदर है, बीज मंत्र आपके अंदर है, तो आप किसी भी चीज को लागू कर सकते हैं, किसी भी हद तक लागू करवा सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि आपके विचार हाई है, सिंप्लिसिटी है आपकी। उसके बाद हैप्पीनेस, लिव ईच मोमेंट ऑफ लाइफ। आपको जीवन के हर उस क्षण को जो भगवान ने आपको दिया है, उसे आपको हंसते हंसते गुजारना है। हैप्पीनेस, आपके चेहरे पे हल्की मुस्कान आपके विरोधियों को पस्त कर देती है। आपकी कठिनाइयों के आगे यदि आपने मुस्कुराना सीख लिया तो आपकी कठिनाइयां धूम दबा के भागेगी और आप किसी भी चीज को अपना सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। अन्ना हजारे का दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय भगत सिंह का, दृढ़ निश्चय सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें रातों रात भागना पड़ा। यह डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों, ये 500 चीजें हमारे अंदर है। तो आज का टॉपिक बहुत प्रभावी होने वाला है दोस्तों, और वो टॉपिक है लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये क्या संस्थाएं हैं? हम एक इंग्लिश में शब्द जानते हैं ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन को लोकपाल या लोकायुक्त माना जाता है। दोस्तों, एक बात करते हैं कि दोनों क्या चीज है। व्हाट आर द लोकपाल एंड लोकायुक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 provided for the establishment of Lokpal for the Union and Lokayukt for states. Friends, Lokpal is a bigger section rather than Lokayukt. Friends, these institutions are statutory
bodies without any constitutional status। दोस्तों ये स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं जो कि संवैधानिक स्थिति के बिना ही है। संविधान में इनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन ये स्वैच्छिक संस्थाएं हैं। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन को हिंदी में लोकपाल कहा जाता है, एंड इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर रिलेटेड मैटर्स। ये करता क्या है लोकपाल? ये उन एलिगेशंस जो कि लांछन लगाए गए हैं, जो कि आरोप लगाए गए हैं, इसके ऊपर पब्लिक जो है फंक्शनरीज, पब्लिकली जो प्रशासनिक अधिकारी है और उससे संबंधित जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं उनकी सुनवाई करना, उनकी इंक्वायरी करने का अधिकार है लोकपाल को। लोकपाल, लोकायुक्त या ओम्बुड्समैन। दोस्तों, वेयर डू वी नीड सच इंस्टीट्यूशंस? हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है जब हम राम राज्य में रह रहे हैं? दोस्तों, जरूरत है हमारे जीवन का कोई ऐसा ही शायद हिस्सा होगा जो कि भ्रष्टाचार, करप्शन से लिप्त ना हो। दोस्तों, इन सब से उबरने के लिए इन संस्थाओं की जरूरत है। दोस्तों, मैल एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक ए termite which slowly erodes the foundation of a nation and hinders administration from completing its task। दोस्तों, यह एक ऐसी जोंक है, करप्शन है, जो माल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अकुशल नौकरशाही है, प्रशासनिक जो है पदाधिकारी है, वो इतनी ज्यादा जोंक है जो कि हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देती और उसे खोखला करती जाती है लोकतंत्र का। दोस्तों, करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, इस जोंक के पांव को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, करप्शन किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ने देता, वो उसे खोखला करता जाता है। दोस्तों, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज आर हार्डली इंडिपेंडेंट। बहुत सी ऐसी कम जो है एंटी करप्शन जो है, जो कि इनका रिश्वतखोरों को नकेल कसती है, वो बहुत सी ऐसी कम, हार्डली कुछ ही संस्थाएं हैं जो कि फ्री हो सकती है, फ्री है, कंट्रोल से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टर्म्ड सीबीआई एज ए केग्ड पैरट एंड इट्स मास्टर्स वॉइस। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को, चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी केग्ड पैरट, केज्ड पैरट का मतलब क्या है? पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी है, जो कि अपने मास्टर की भाषा बोलता है, जो अपने मालिक की भाषा बोलता है और जानता है। तो जब सीबीआई ही नहीं है स्वतंत्र, तो करप्शन रहित राम राज्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? Many of these agencies are advisory bodies without any effective powers and their advice is rarely followed। मतलब बहुत सी ऐसी कम संस्थाएं हैं जिनकी जो है सलाह को माना जाए, बहुत ही कम संस्थाओं की सलाह को माना जाता है। There is also the problem of internal transparency and accountability। दोस्तों, संस्थाओं में, प्रशासनिक ऑफिसों में, नौकरशाही में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि इंटरनल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी है। हम क्यों करें? हमें सैलरी मिल रही है, हमें क्यों करना है काम? हम क्यों लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखें? क्योंकि हमें सैलरी तो उतनी मिल रही है। दोस्तों, मोreover, there is not any separate and effective mechanism
to put checks on these agencies. दोस्तों, 100 बातों की एक बात है कि कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कर सके और इन संस्थाओं को लाइन पर ला सके। इसके अलावा इन दिस कॉन्टेक्स्ट an independent institutions of Lokpal has been a landmark move in the history of Indian polity, which offered a solution to the never-ending menace of corruption. दोस्तों, लोकपाल एक ऐसी संस्था है जिसने कि भारत में भ्रष्टाचार पर नकेल कसे जाने की वकालत की है और एक प्रभावी संस्था के रूप में भारत में भ्रष्टाचार मुक्त राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकती है। दोस्तों, बात आती है कहां से आया ये वर्ड, हमने जाना क्यों जरूरत है, क्या है, लेकिन बात अब आती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड तो देखना पड़ेगा दोस्तों। हम कोई भी इंटरव्यू देने जाते तो हमें सबसे पहले पूछा जाता व्हाट इज योर बैकग्राउंड, राइट। तो हमें हर चीज का बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि कितना प्रभावी है संस्था है। दोस्तों, लोकपाल के बारे में, ओम्बुड्समैन के बारे में हमें कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेना आवश्यक है। दोस्तों, इन 1809 में the institution of ombudsman was inaugurated officially first time in Sweden. दोस्तों, 1809 में सबसे पहले ओम्बुड्समैन लोकपाल नाम की संस्था स्वीडन में ऑफिशियली उद्घाटित हुई। In the 20th century, ombudsman as an institution developed and grew most significantly after the Second World War. दोस्तों, 20वीं सेंचुरी के आते आते ओम्बुड्स नाम की यह संस्था धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी और हर देश के द्वारा अपनाया जाने लगी और खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने अपना परचम फहराना शुरू किया। न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे एडोप्टेड दिस सिस्टम इन द ईयर 1962। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने भी इसे एडॉप्ट कर लिया, इसे अपना लिया एंड इट प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन स्प्रेडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बुड्समैन। और इसी के साथ जो ओम्बुड्समैन की परिकल्पना थी, सोच थी, उसको बल मिला। इन 1967 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वयात रिपोर्ट ऑफ 1961, Great Britain adopted the institution of the ombudsman. 1961 में ब्रिटेन जो 1967 में अपनाया, क्योंकि 1961 में एक रिपोर्ट पेश की थी, उस आधार पर उन्होंने 1967 में ओम्बुड्समैन को अपना लिया एंड बिकेम द फर्स्ट लार्ज नेशन इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड टू हैव सच ए सिस्टम। तो ब्रिटेन 1967 में एक ऐसा पहला सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बना जिसने कि इस टाइम के सिस्टम को अपनाया। इन 1966 Guyana became the first developing nation to adopt the concept of ombudsman. Developed country Britain, a developing country गुयाना, जिसने 1966 में विकासशील ऐसा देश था जिसने सबसे पहले इसे अपनाया। Subsequently, it was further adopted by Mauritius, Singapore, Malaysia and India as well. भारत ने भी इसे उसके बाद स्वीकार कर लिया, अपना लिया। In India, the concept of constitutional ombudsman was first proposed by the then Law Minister Ashok Kumar Sen in Parliament in the early 1960s। मतलब 1960 में सबसे पहले उस समय के तत्कालिक
लॉ मिनिस्टर न्याय कानून मंत्री श्री अशोक कुमार सेन ने पार्लियामेंट में यह मुद्दा रखा, प्रपोज किया कि ऐसी कोई संस्था भारत में होनी चाहिए। द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त वर कॉइन्ड बाय डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, और इसकी वकालत की एल.एम. सिंघवी ने, किसकी? लोकपाल और लोकायुक्त की, कि ऐसी संस्थाएं भारत में होनी चाहिए। इन 1966 द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग जो हुआ, उसमें रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज। उसने कहा कि 2 ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं हो जो कि करप्शन पर लगाम लगाए और करप्शन को रोकने वाली संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर इंक्वायरी बिठाए। एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू लुक इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग एमपीज। उसका ही मानना था कि ऐसी संस्थाएं हो जो कि सरकारी कार्य प्रणाली और जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासकर, उनके ऊपर निगरानी करे और ये इस चीज का देख रेख करे कि कहीं जनता के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। इन 1968 लोकपाल बिल वाज पास्ड इन लोकसभा बट लेप्स्ड विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड सिंस देन इट हैज लेप्स्ड इन द लोकसभा मेनी टाइम्स। दोस्तों 1968 में लोकपाल है वो लोकसभा में पास तो हो गया, लेकिन लोकसभा के डिसोल्यूशन से, लोकसभा भंग होने से ये वही का वही रह गया। और कई बार होता रहा है, कई बार लोकसभा आई, लेकिन इस पर जितनी चर्चा होती रही इतने में लोकसभा ही भंग हो गई। ऐसा कई बार हुआ। टिल 2011 8 attempts were made to pass the bill but all met with failure। 2016 तक आते आते 8 बार ऐसी सिचुएशन आई कि बिल को पास किया जाए, लेकिन जीरो, द रिजल्ट वाज जीरो। इन 2002 द कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाय एम.एन. वेंकटाचार्य recommended the appointment of the Lokayukt and Lokpal. Also recommended that the PM be kept out of the ambit of authority। कि ये कहा गया कि पीएम को छोड़कर सभी पदों को, सभी नौकरशाहों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इसके दायरे में लाया जाए, पीएम को छोड़कर। PM be kept out of ambit of the authority। इसकी जो लिमिटेशंस है उससे बाहर केवल पीएम को रखा जाए, बाकी सारी इसमें है। In 2005 the second administrative reforms commission chaired by वीरप्पा मोइली। दोस्तों दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ 2005 में, किसकी अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। रिकमेंडेड दैट The office of Lokpal should be established without delay। उनका कहना था कि लोकपाल को मंजूरी बिना किसी देरी के दे दी जानी चाहिए, अन्यथा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है विकास की दिशा में। लेकिन हुआ क्या? In 2011 the government formed a group of ministers। गवर्नमेंट ने, सरकार ने, तात्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, चेयर्ड बाय प्रणब मुखर्जी, टू सजेस्ट मेजर्स टू टैकल करप्शन एंड एग्जामिन द प्रपोजल ऑफ ए लोकपाल बिल। उनको ये कहा गया था, प्रणब मुखर्जी को भी, उनके द्वारा, उनकी अध्यक्षता में गठित हुआ एक मंत्रिमंडल, उनको कहा गया कि आप जो है करप्शन के बारे में, जो है उसके बारे में पता लगाएं और हमें ऐसी संस्था लोकपाल के प्रपोजल पर बात करने के लिए एक बिल बनाए, एक प्रस्ताव रखे, एक प्रस्ताव बनाए जिसको कि हम आगे ले जा सकें।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अब आया शब्द नया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। इससे पहले यह शब्द नहीं आया क्योंकि लेड बाय अन्ना हजारे पुट प्रेशर ऑन द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव alliances UPA government at the center and resulted in the passing of the Lokpal and Lokayukt Bill 2013 in both the houses of parliament। दोस्तों परिणाम ये हुआ अन्ना हजारे की लड़ाई का कि 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, लोकपाल और लोकायुक्त बिल दोनों पास हो गए, दोनों हाउस में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में। इन रिसीव्ड असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑन 1 जनवरी 2014 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 16 जनवरी 2014। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन था, बहुत गोल्डन पीरियड था, जबकि ये लोकपाल लोकायुक्त बिल पास हुए और बिल बने और ये अस्तित्व में आए। कब? 16 जनवरी 2014। अब आता है व्हाट आर द मेन और की प्रोविजंस ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2016। एक्ट कब बनाया गया? 2016 में। अब इसकी मेन चीजें क्या है, की मोमेंट्स क्या है, की थिंकिंग क्या है, उनको जानना जरूरी है। तो दोस्तों it amended the Lokpal and Lokayukt Act 2013. It also amended section 44 of the 2013 Act that deals with the provision of furnishing of details of assets and liabilities of public servants within 30 days of joining the government services। उससे पहला ये कहा गया, ये शर्त रखी गई कि इस दायरे में सबको लिया जाएगा और गवर्नमेंट जो सर्वेंट है, नौकरशाह है, उसे अपना पद संभालने के 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और लायबिलिटीज, उन दोनों की, लेनदारियों देनदारियों की दोनों की जानकारी देनी पड़ेगी, असेट्स और लायबिलिटीज, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने कितना करप्शन किया है अपने कार्यकाल के दौरान। It replaces the time limit of 30 days. Now the public servants will make a declaration of their assets and liabilities in the form and manner as prescribed by the government। उनका ये कहना था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए और ये कहा गया कि 30 दिन को छोड़िए, गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है उसमें भर के देना आपको, जितना जल्दी आप दे सके। बात अब ये आती है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल। लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना कैसी है, इसका संगठन कैसा है। दोस्तों लोकपाल इज ए मल्टी मेंबर बॉडी दैट कंसिस्ट्स ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड ए मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। मतलब 1 चेयरपर्सन होगा और 8 मेंबर और होंगे लोकपाल में। Chairperson of the Lokpal should be either the former Chief Justice of India or the former Judge of Supreme Court or an eminent person with impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matters relating to anti-corruption। दोस्तों कौन बन सकता है चेयरमैन? या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकता है, या ऐसा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे की नॉलेज हो किस चीज का, लोकपाल से संबंधित, एंटी करप्शन का, भ्रष्टाचार मुक्त जो भी जितनी भी चीजें हैं, 25 साल का अनुभव हो, वो बन सकता है। उसे अनुभव है खाली, वो इस लाइन में आ सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसे नॉलेज, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसे 25 साल का जनता से जुड़ी सभी चीजों का नॉलेज हो, जितनी सेवाएं हैं, लॉ हो गया, इंश्योरेंस हो गई, विजिलेंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सभी का
मैनेजमेंट का हो गया, सभी का नॉलेज हो, ताकि वो हर फील्ड में जाकर काम कर सके। आउट ऑफ द मैक्सिमम 8 मेंबर्स, half will be judicial members and minimum 50% of the members will be from SC, ST, OBC, minorities and women। ये कहा गया है कि जो 50% है वो तो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और जो रिमेनिंग 50% है उसका 50% भाग SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड महिलाएं शामिल होगी उसमें, ताकि उनको पता लग सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ है और क्या है। दोस्तों, द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल इधर ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, ये दोनों में से एक होना चाहिए। द नॉन जुडिशियल मेंबर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन विद इमिकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग ability, having special knowledge and expertise, minimum 25 years in the matter relating to corruption policy, anti-corruption policy, public administration, vigilance, etc., banking, healthcare, law and management. The term of office for Lokpal chairman and members is 5 years or till the age of 70 years। दोस्तों, जो चेयरमैन का कार्यकाल है उसका मतलब ये है कार्यकाल का कि वो या तो 5 साल तक रहेगा या 70 वर्ष की अवधि, दोनों में से जो पहले हो गया वो वहां से पदच्युत या पद से हट जाएगा। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी। दोस्तों, क्या होता है, जो मेंबर्स की नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, लेकिन किसकी सिफारिश पे? एक कमेटी, सिलेक्शन कमेटी होगी, चयनित समिति होगी, चयन समिति उसके आधार पर रिकमेंड किया जाएगा और उसकी अनुशंसा की जाएगी, और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द सिलेक्शन कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, Chief Justice of India or a judge nominated by him or her and one eminent jurist। दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी किसके द्वारा बनेगी? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मुखिया होगा उसका, चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एट वन एमिनेंट जूरिस्ट। मतलब ये सब मिलकर एक कमेटी बनाई फॉर सिलेक्टिंग द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स। द सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट्स ए सर्च पैनल ऑफ एटलीस्ट 8 पर्सन्स। मतलब ये सब मिलकर क्या करेंगे? 8 लोगों का एक पैनल बनाएंगे जो कि इसके क्वारम को पूरा करेगा। व्हाट इज द लोकपाल सर्च कमेटी? लोकपाल सर्च कमेटी क्या है? अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। अंडर द लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग DOPT is supposed to put together a list of candidates interested to be the chairperson और members of the लोकपाल। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है लोकपाल सर्चिंग कमेटी की, चेयरपर्सन की, कि भैया कैसे इसका सर्च किया जाए, कौन चेयरपर्सन चेयरमैन बनेगा, कौन होगा। द लिस्ट वुड देन गो टू द प्रपोज्ड 8 member सर्च कमेटी विच वुड शॉर्टलिस्ट नेम एंड प्लेस देम बिफोर द सिलेक्शन पैनल हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो लिस्ट जो है वो किसके पास जाएगी? 8 members का जो सिलेक्शन करने वाली कमेटी है और प्राइम मिनिस्टर तक उनके सामने जाएगी। वो अपने सहायकों के साथ मीटिंग करके उनमें से एक का नाम सुझाएगा। द सिलेक्शन पैनल में और मे नॉट बी पिक नेम्स सजेस्टेड बाय द सर्च कमेटी। ये जरूरी नहीं है कि उसी में से नाम सर्च जो कमेटी ने दिया है वही नाम पिक किया जाए, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। In September 2018, the government had constituted
a search committee headed by former Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai. In 2013, Act also provides that all states should set up the office of the Lokayukt within 1 year from the commencement of the Act. उनका ये कहना था कि हर राज्य भी लोकायुक्त की स्थापना को सुनिश्चित करे. What comes under the jurisdiction of लोकपाल and its power? अब ये बात आती है कि एक लोकायुक्त या लोकपाल के अंदर में कौन कौन आएगा, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, क्या क्या उसके अधिकार हैं. दोस्तों, jurisdiction of the लोकपाल includes प्राइम मिनिस्टर, ministers, members of parliament, group A, B, C and D officers and officials of central government. इन सबका किसके अंडर में आएंगे? लोकपाल के अंदर में. जुरिडिक्शन उनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे. जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर except on allegations of corruption relating to international relation, security, the public order, atomic energy and space. दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर भी इनकी उसमें आएंगे अधिकार क्षेत्र में, लेकिन उन पर यदि एलिगेशन लगते हैं भ्रष्टाचार के, किससे संबंधित, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे, सुरक्षा पर, द पब्लिक ऑर्डर और द एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के बारे में, इन सब के अलावा, इन सबको छोड़कर जो भी एलिगेशन लगेंगे उनके लिए प्राइम मिनिस्टर को भी तैयार रहना पड़ेगा इंक्वायरी. दोस्तों, इसके अलावा द लोकपाल डज नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर मिनिस्टर्स एंड एमपीज इन द मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट और ए वोट गिवन देयर. दोस्तों, लोकपाल डज नॉट हैव जुरिडिक्शन और मिनिस्टर्स, उनको कोई अधिकार नहीं है किस चीज पे, कि यदि एमपीज एंड मिनिस्टर्स कोई चीज संसद में कोई बात कहते हैं तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. जो उन्होंने कह दिया, किया वो है, कहा वो नहीं है. Its jurisdiction also includes any person who is or has been in charge, director, manager, secretary of any body, society set up by Central Act or any other body financed, controlled by central government and any other person involved in act of abetting, bribe giving or bribe taking. दोस्तों, इसके अधिकार क्षेत्र में वो लोग भी आएंगे, चाहे वो डायरेक्टर हो, निदेशक हो, चाहे वो मैनेजर हो, प्रबंधक हो, चाहे वो सचिव हो, या किसी भी एनीबॉडी, सोसाइटी, जो सोसाइटी एक्ट के तहत उसका गठन हुआ हो, ऐसी संस्था, कोई डायरेक्टर हो, कोई मैनेजर हो, कोई सेक्रेटरी हो, वो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आएगा. दोस्तों, और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि डायरेक्ट रिश्वत जिसने लिया या डायरेक्ट दी है, टेकिंग और गिविंग, वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आएगा. द लोकपाल एक्ट मैंडेट्स दैट ऑल पब्लिक ऑफिशियल्स शुड फर्निश द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ देमसेल्व्स एज वेल एज देयर रेस्पेक्टिव डिपेंडेंट्स. दोस्तों, लोकपाल ये कहता है, लोकपाल एक्ट जो है वो कहता है कि जितने भी नौकरशाह है जो कि पब्लिक सर्वेंट है, उनको करना क्या होगा, असेट्स और लायबिलिटीज का एक दी हुई समय सीमा में ब्यौरा देना पड़ेगा, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका भी ब्यौरा देना पड़ेगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारियां, कितनी लेनदारियां है. इट हैज द पावर्स टू superintends over and to give direction to CBI. ये जान लेते हैं. If Lokpal has referred a case to CBI, the investigating officer in such case cannot be transferred without the approval of Lokpal. यदि CBI को केस दिया जाता है लोकपाल के द्वारा,
तो वो बिना लोकपाल की अनुमति के उस अधिकारी की, उसमें जो काम कर रहा है सीबीआई का हेड है, उसकी कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा बिना लोकपाल की अनुमति। दोस्तों, द इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल हैज बीन वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। उनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां भी है। लोकपाल के पास जो लोकपाल की इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी विंग है, शाखा है, अन्वेषणात्मक शाखा है, जो इंक्वायरी पूछताछ शाखा है, उसको सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त है। लोकपाल है पावर्स ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ असेट्स, प्रोसीड्स, रिसीव्स एंड बेनिफिट्स अराइजन और प्रोस्यूड बाय मीन्स ऑफ करप्शन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। भाई, यह बात कहना कि हमने विशेष परिस्थितियों में लेना पड़ा, तो उनको भी ये नहीं सुनेगा। करप्शन इज करप्शन, ये कुछ भी नहीं मानेगा। लोकपाल है द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद एलिगेशन ऑफ करप्शन। लोकपाल के पास ये पावर है कि वह किसी भी नौकरशाह की, प्रशासनिक अधिकारी के सस्पेंशन ऑर्डर जारी करवा सकता है जो कि एलिगेशन और करप्शन से, आरोपों और भ्रष्टाचार में कनेक्टेड पाया जाता है। उसे क्या सस्पेंशन, उसे हटाया जाने, पदच्युत करने का अधिकार है उसको। लोकपाल है द पावर टू गिव डायरेक्शंस to prevent the destruction of record during the preliminary inquiry। दोस्तों, लोकपाल के पास ऐसी पावर है कि वह क्या कर सकता है? प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन, मतलब यदि उसकी प्राइमरी इंक्वायरी में यदि कोई रिकॉर्डिंग में बाधा बनता है तो उसे डायरेक्ट करने का अधिकार है। उसे इस चीज का अधिकार है कि वह रिकॉर्डिंग कर सके इस चीज की, और जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको रोकने का भी अधिकार है। व्हाट आर द इट्स लिमिटेशंस? अब बात आती है, अधिकार तो है लेकिन लिमिटेशंस भी है। सीमाएं क्या है इसकी? द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल हैड ट्राइड टू ब्रिंग ए मच नीडेड चेंज इन द बैटल अगेंस्ट करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लोकपाल कि जो नौकरशाह है उसके अंदर करप्शन, उसमें से करप्शन की जो दुनिया उसको हटाई जाए, उसको दूर किया जाए, जोंक को उसको मटिया मेट किया जाए और उसे खत्म कर दिया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। लेकिन बट एट द सेम टाइम देयर आर लूप होल्स एंड लैकुना विच नीड टू बी करेक्टेड। ऐसे कई लैकुना है, लूप होल्स है जिनको ठीक करना जरूरी है। कौन से? दोस्तों, उनका जानना जरूरी है। 5 years have passed since the Lokpal and Lokayukt Act 2013 was passed by Parliament, but not a single Lokpal has been appointed till date, indicating the lack of political will। दोस्तों, सारी बातें कागजों में होती आई है, लेकिन आज कितने साल हो गए? 11 years, but still लोकपाल की नियुक्ति नहीं, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ चाहते नहीं है, राजनेता चाहते नहीं है कि उनकी कमजोरियां बाहर आए, भ्रष्टाचार बाहर आए, उनकी जो करप्शन की नीति वो बाहर आए, उनको कोई नहीं चाहता। दोस्तों, द लोकपाल एक्ट ऑल्सो कॉल्ड अपॉन स्टेट्स टू अपॉइंट ए लोकायुक्त विद इन ए ईयर ऑफ इट्स कमिंग टू फोर्स, बट ओनली 16 स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश्ड द लोकायुक्त। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है, इतना बड़ा भारत देश है, इतने स्टेट्स हैं, लेकिन 2013 से लेकर आज तक केवल 16 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने लोकायुक्त की स्थापना की है। इसके अलावा किसी भी राज्य ने हिम्मत नहीं दिखाई, न सेंटर ने दिखाई कि लोकपाल बनाया जाए। लोकपाल इज नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दोस्तों, लोकपाल या लोकायुक्त जो है वो पॉलिटिकल जो अप्रोच है उसकी छाया से भी दूर नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लोकपाल? लोकपाल कहां से भ्रष्टाचार मुक्त देश की
परिकल्पना को साकार कर पाएगा, वो कैसे राम राज्य, असली राम राज्य की स्थापना कर पाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो राजनीतिक प्रभावशीलता है, उस पर हावी है। दोस्तों, अपॉइंटिंग कमेटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। दोस्तों, जो इसके मेंबर हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्सा है। तो जब तक ये होता आया तब तक दोस्तों ये लोकपाल की एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकपाल की स्थापना नहीं हो सकती। द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड इन ए वे एंड देयर इज नो एनी क्राइटेरियन टू डिसाइड हु इज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट और ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। यही तय नहीं हो पा रहा कि कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो कि इसका मेंबर हो सके। तो दोस्तों, ऐसी कई समस्याएं हैं हमारे देश में कि क्या किया जाए। देयर इज ए नीड फॉर ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंस्टीट्यूशंस विद एप्रोप्रिएट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म टू अवॉइड द कंसंट्रेशन of too much power in any one institution or authority। दोस्तों, जरूरत है तो इस चीज की है कि सभी मिलकर एक मुक्त आवाज में कहे, एक आवाज में कहे कि नहीं, लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दोनों को एक साथ मिलकर लोकपाल की स्थापना करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल उनको भी भ्रष्टाचार या करप्शन के दंश को झेलना है। दोस्तों, यदि सभी मिलकर अपनी एक पैशन के साथ, फोकस के साथ, सिंप्लिसिटी और हैप्पीनेस और डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करेंगे तो दिन दूर नहीं जब लोकपाल साकार रूप ले पाएगा। दोस्तों, हमने आज जाना लोकपाल क्या है, ओम्बुड्समैन क्या है, लोकायुक्त क्या है, लेकिन क्या जान लेना ही जरूरी है? क्या इतिश्री कर लेंगे? नहीं दोस्तों, हम आज युवा है, एक भारत की तरफ हर विश्व देख रहा है कि विकास की यदि कोई चीज आएगी, कोई धारा निकलेगी, कोई प्रकाश की किरण विकास की आएगी तो किसकी तरफ आएगी? कहां से आएगी? भारत से आएगी। तो दोस्तों, यदि हम यूथ हैं भारत के, सही अर्थों में यदि हम देश का विकास करना चाहते हैं तो लोकपाल की जो स्थापना है उसमें हमें हमारा योगदान देना ही पड़ेगा, तभी हम एक सच्चे नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, हर रोज नया प्राणी जन्म लेता है, आया और गया, ऐसा नहीं करना है। एक सच्चे अर्थों में यदि हम देशभक्त हैं, हम नागरिक कहलाने के लायक हैं, तो हमें लोकपाल की स्थापना में हमारा पूरा योगदान देना ही पड़ेगा। और आज से प्रण करना है कि न तो हम रिश्वत देंगे न लेंगे, हम करप्शन का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन एक प्रण के साथ कि हम आज से कसम लेते हैं कि हम न तो किसी भी तरह की कोई गलत बातों में शामिल होंगे नौकरशाहों के साथ और न उनको शह देंगे। तो दोस्तों, जानते रहेगा, देखते रहेगा परम क्लास चैनल से जुड़ा हर वीडियो, हर चीज, क्योंकि वो आपके जीवन की सच्चाई को रूबरू करवाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ कल हम मिलने वाले हैं इसी समय इसी मंच पर। धन्यवाद।